Okay, so Assalamu alaikum. So this is a list of short cases that I have personally come across in exam, and I have whatever exams I have given, I have heard from the people that these short cases have commonly been there. So in cardiac case, either it will be an MR or an AR or a combination, MR plus AR हो सकता है, MS plus MR भी हो सकता है, AS यूजुअली भी आ सकता है, और AR जो है वो हमारे पास MS के साथ भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो, क्योंकि हम स्टार्ट एपिक्स से करते हैं, हम MR ईज़िली पिक कर लेते हैं, MS भी कभी कभार पिक हो जाता है, AR जो है ना वो मिस होने का चांस होता है। उसमें आप सिर्फ ये देखें कि अगर आपको कोई पल्सेशन नज़र आ रही है नेक में, एपिगैस्ट्रिक एरिया में कोलैप्सिंग पल्स पॉजिटिव है, तो आपने इसको मिक्स्ड वाल्व डिजीज़ कहना है, या आपने कहना है कि फिर आप BP चेक कर लें। अगर आपको वाइट पल्स प्रेशर मिलता है तो आप इसको AR प्रेडोमिनेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपके पास वो आपको कार्डियक पेशेंट है और उसमें मिक्स्ड वाल्व डिजीज़ आ गई है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं इसको प्रेडोमिनेंटली क्या कहूँ, तो अगर पेरिफेरल साइंस प्रेजेंट हैं तो आप AR की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पेरिफेरल साइंस एब्सेंट हैं, AR का सिर्फ मर्मर है, तो आप MR उसको प्रेडोमिनेंट कहेंगे। ठीक है। उसके अलावा AS अगर आ गया है तो AS और AR के साथ आप देख लें कि AR के अगेन पेरिफेरल साइंस होंगे, वो प्रेजेंट हैं। आपका एपिक स्पीड जो है वो आपको लगता है कि वो हुई हुई है, इट्स नॉट एट इट्स नॉर्मल प्लेस, तो आप फिर बिल्कुल AR कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने डिसाइड करना है। और पेशेंट में जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं, अगर आपको एक मर्मर मिल जाता है तो आप दूसरे मर्मर की तरफ ध्यान नहीं देते, यूजुअली दूसरा मर्मर मिस हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। MR मिल गया है तो भी आपने देखना है कि एओर्टिक एरिया में आपको कोई और मर्मर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। अब ये कॉमन केसेस हैं। रेयरली आपको टॉफ भी आ सकता है। टॉफ वाला पेशेंट जो होगा उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि पिजन शेप चेस्ट होगी, या कोई उसकी यंग बॉय, यूजुअली यंग बच्चे होंगे, लड़का होगा, लड़की होगी, यंग बच्चा हो सकता है, और उसमें कोई नज़र आ जाएगा कि थोड़ी सी मैल न्यूट्रिशन, या आप कहेंगे कि थोड़ा सा ना उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होगी विजिबल। और बहुत अच्छा अगर मरमर आ रहा है VST का तो आप बोल दें कि विद VST है, और साथ क्लबिंग होती है टॉफ में, कई दफ़ा साइनोसिस भी होता है, तो आइजन मैंगर भी आप बोल सकते हैं साथ इसके। ठीक है। टॉफ पढ़ लीजिएगा, कॉमन केस नहीं है, लेकिन ये कि आ सकता है। VST का बहुत अच्छा मरमर मिल जाता है कभी कभार, पैनसिस्टोलिक मरमर होता है, इसकी कोई रेडिएशन नहीं होती है, और ये नॉर्मली MR AR की तरह का ही होता है, MR की तरह का ही होता है, MR और TR जैसा होता है। इसमें आपने फिर ये कहना होता है कि रेडिएशन अगर कोई नहीं है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो ये VST का मरमर हो सकता है। ठीक है। साथ आप डिफरेंशियल्स में बता दें कि MR भी हो सकता है, TR भी हो सकता है। MR एक्सपिरेशन पे सेंचुएट होगा, TR जो है इंस्पिरेशन पे सेंचुएट होगा। ठीक हो गया। AST का भी पढ़ लें एक बार, एक आधा कोई केस अगर देख सकते हैं तो देख लें, लेकिन अनकॉमन है, आ भी सकता है। और अगर आपको स्कार मिल जाता है ना, तो फिर तो ये सिंपल प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व डिजीज़ है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो क्लिक आपको आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा मैक्सिमम किस एरिया में है, क्या एओर्टिक एरिया में या माइट्रल एरिया में। ठीक है। उसके बाद रिस्पिरेशन, हमारे पास इफ्यूजन के केसेस ज़्यादातर आते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा इफ्यूजन, 2 दफ़ा तो मेरे खुद एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो इफ्यूजन आपके पास यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल इफ्यूजन भी आ सकती है। यूनिलैटरल इफ्यूजन के अलग कॉजेज़ हैं, बायलैटरल के अलग कॉजेज़ हैं। और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई हुई हो तो उसके ऊपर स्कार भी होते हैं। अब आपने ये गौर से देखना है कि न्यूमोनेक्टमी, लोबेक्टमी और वैट्स का स्कार कैसा होता है, ये गूगल कर लें, ये देख लें। ठीक है। वैट्स का स्कार देख लें, इस दफ़ा एग्ज़ाम में वैट्स का पेशेंट आया है। ठीक हो गया। फिर COPD के पेशेंट की लोबेक्टमी हो सकती है, COPD वाला पेशेंट भी आ सकता है। फिर हमारे पास ILD के पेशेंट्स होते हैं जिनमें क्लबिंग होती है और बहुत अच्छे उनके क्रेप्ट्स होते हैं। पेशेंट यूजुअली ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं तो वो लाते नहीं हैं पेपर में, लेकिन अगर कोई ILD का नॉन ऑक्सीजन डिपेंडेंट मरीज़ है तो आपको नज़र आ ही जाता है, उसमें क्लबिंग होती है और उसके जो है ना पेशेंट यूजुअली बैठा हुआ ही ऐसे होता है, उसका पता चल रहा होता है कि वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है, और वही क्रेप्ट्स होते हैं बैक पे। हाँ, ILD कभी कभार यूजुअली ऐसे आता है कि पेशेंट को RA के फीचर्स होंगे साथ, क्योंकि RA कैन कॉज ILD मल्टीपल तरीक़ों से, और स्क्लेरोडर्मा के साथ ILD आ सकता है। तो ये आपने गौर से देखना है कि अगर ILD आपको आ गया है तो कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के फीचर्स हैं कि नहीं है। ठीक है।
आईएलडी के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, तो वो पूरे कॉजेज़ की एक बार लिस्ट गो थ्रू कर लें, और उनमें सबसे कॉमन जो पिक हो जाते हैं ना क्लिनिकली, वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं, वो आपको पता होने चाहिए। बाकी जो कॉमनली अपर लोब फाइब्रोसिस के कॉजेज़ हैं, लोअर लोब फाइब्रोसिस के कॉजेज़ हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लें। उस एब्डोमेन में हमारे पास जॉन्डिस वाले मरीज़ बहुत कॉमनली आते हैं। इस दफ़ा जो पेशेंट आया था उसको जॉन्डिस भी थी, रैश भी थी। अब उसमें हमारे पास डीडीज़ में या तो वो पेशेंट हीमोलिटिक एनीमियाज़ के साथ हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको लिवर फील करना आना चाहिए, लिवर का बॉर्डर, लिवर का स्पैन और उसके कॉजेज़ सारे, और स्प्लीन आनी चाहिए। स्प्लीनेक्टमी के साथ भी पेशेंट्स आते हैं। स्प्लीनेक्टमी के साथ यूजुअली हीमोलिटिक एनीमियाज़ ही होते हैं जो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास न्यूरो में स्ट्रोक का पेशेंट आया है इस दफ़ा। सिंपल स्ट्रोक था। स्ट्रोक में सिर्फ आपने ये बताना है कि किस जगह का स्ट्रोक है, उसमें आपने सारा वही एग्जामिन करना है। लोअर लिम एग्जामिनेशन करनी है, अपर लिम में आप सिर्फ ड्रिफ्ट करवा लें, रिफ्लेक्सेस चेक कर लें, क्रेनियल नर्व्स में सिर्फ 7th कर लें मेनली, और वो कर लें आप। वैसे तो सारी करनी चाहिए लेकिन 2nd और 7th ज़रूर करनी है, ठीक है। 2nd का फ़ायदा ये होगा कि अगर तो आपका कोई ऑसिपिटल इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी पता चल जाएगा, और 7th तो क्रेनियल नर्व करनी करनी है चेक करने के लिए कि क्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है या अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया है, ठीक हो गया। स्ट्रोक में अनक्रॉस्ड हेमीप्लीजिया आएगा आपके पास, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप का हेमीप्लीजिया होगा, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल नर्व पाल्सी होगी। साथ आपने स्ट्रोक के साथ ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना है, मैंने मिस कर दिया था, आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है। और इसके अलावा आपने पेशेंट का डेफिनेटली सेंसरी सारा चेक करना है, कॉर्टिकल सेंसेशन ज़रूर चेक करनी है, बीपी और कॉर्टिकल सेंसेशंस और क्रेनियल नर्व्स, ये मिस नहीं करनी है आपने स्ट्रोक के पेशेंट में। सीआईडीपी का पेशेंट आ सकता है, उसमें हमारे पास एक लाइन डली हुई होती है नॉर्मली, और रिफ्लेक्सेस कई दफ़ा नॉर्मल भी आ सकते हैं, बिकॉज ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्सेस नॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आते हैं ट्रांसवर्स मेलाइटिस का पेशेंट होगा, उसमें सेंसरी लेवल होगा। मोनोन्यूरोपैथीज़ आई हैं इस दफ़ा, अल्सर मोनोन्यूरोपैथी आई है, आपने सारी मोनोन्यूरोपैथीज़ करनी है अच्छी तरह। अल्सर मीडियन रेडियल अल्नर मीडियन रेडियल और कॉमन पेरोनियल। फुट ड्रॉप्स भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हैं, पिंडी में मिल जाते हैं। फुट ड्रॉप के पेशेंट्स भी आपने अच्छी तरह देख लेने हैं, फुट ड्रॉप के डीडी अच्छी तरह कर लेने, एग्जामिनेशन अच्छी तरह कर लेनी है। क्रेनियल न्यूरोपैथी इस दफ़ा आई है, 6 क्रेनियल नर्व जो कि रेज्ड आईसीपी की वजह से थी, बायलैटरल था कॉज, वो आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है कि क्रेनियल न्यूरोपैथीज़ कौन कौन सी होती हैं। कॉमन जो हमारे पास आती है ना, वो 2 की होती है, 3 की होती है और 6 की होती है, इकट्ठी भी आ जाती हैं। 3 की तो बहुत ईजी है, आउट एंड डाउन एंड आउट होती है आई, पीपल इन्वॉल्वमेंट है नहीं है इन्वॉल्वमेंट, ये आपने देखना है। और 6 क्रेनियल नर्व पाल्सी बायलैटरल जो आई थी वो भी पता चल जाती है। पेशेंट आप 1-2 दफ़ा देखेंगे तो क्रेनियल नर्व्स इतनी मुश्किल नहीं है। 2, 3 और 6 की क्रेनियल नर्व पाल्सीज आपने करनी ही करनी है।